आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक जो है एमए प्री के बच्चों के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। और इस टॉपिक की जो यूनिट है वो भ्रष्टाचार से रिलेटेड है और उसका सब टाइटल जो है लोकपाल। इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। दूसरा, ये टॉपिक एमए के बच्चों के साथ साथ नेट वाले बच्चों के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि अभी पिनाकी चंद्र घोष जो एक नाम न्यूज़ में काफ़ी रहा है, जो कि लोकपाल संस्था के पहले सभापति बने हैं और लोकपाल संस्था जो है अब कार्य करना स्टार्ट कर देगी। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार नाम मात्र है या बिल्कुल 0% है। आपने सुना होगा नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड, ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, ऑनेस्ट जो बंदे हैं वहाँ पर रहते हैं और काफ़ी प्रोग्रेसिव कंट्री है, पीसफुल कंट्री है, दंगे फसाद भी वहाँ पर कम होते हैं। तो हर कोई चाहता है कि उसका देश शांति प्रिय रहे। तो उसके लिए ऐसा क्या होना चाहिए प्रशासन में? देखिए, लोकपाल जो है, ये पहली बात तो जान लीजिए, कोई पद नहीं है, एक संस्था है। और इसकी शुरुआत शुरू में जिन कंट्रीज़ के अंदर हुई, जैसे सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1809 में स्वीडन के अंदर। वहाँ पर इसका नाम ऑब्समैन था, ठीक है। और ऑब्समैन जो है स्वीडन के अंदर इसका यूज़ किया जाता था, इस शब्द का। और ऐसा कर्मचारी, ऐसा अधिकारी जो भ्रष्टाचार को रोकता है, ठीक है। तो सबसे पहले स्वीडन के अंदर इसे लोकपाल जैसी संस्था की शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत में इसका जो नामकरण दिया था लोकपाल का, वो लक्ष्मीमल सिंघवी, जो काफ़ी जाने माने स्कॉलर भी रहे हैं और राजस्थान से उनका रिलेशन है, उन्होंने इसका नामकरण दिया था लोकपाल का। वैसे देखें तो संस्कृत भाषा के शब्द से निकला है लोक और पाल। लोक मतलब आप जानते ही होंगे, लोक, और पाल का अर्थ होता है रक्षक, यानी एक ऐसा ही संस्था बोल सकते हैं जो हमारी रक्षा करेगा, किससे? भ्रष्टाचार से, करप्शन से। देखिए, जो लोकपाल का इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। सबसे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन आया था 1967 के अंदर। उसने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि भारत के अंदर एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार पर नकेल कसे या भ्रष्टाचार पर रोक लगाए। तो आपसे आपके छोटे क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले वो कौन सा आयोग था जिसने लोकपाल नामक संस्था के बारे में विचार किया और उन्होंने ऐसा कहा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार के ऊपर क्या है, काबू रखे। तो सबसे पहले एआरसी, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो 1967 में आया था, 1967 में आया था, जिसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। उन्होंने ऐसी सजेशन दी थी कि हमारे देश में ऐसी संस्था होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाए। इसके बाद ये जो विधेयक बिल लाया गया, लोकपाल से रिलेटेड बिल, इसका इतिहास आज से नहीं है, तभी से इसकी शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उस टाइम पर यह बिल लोकसभा में पेश किया गया। लेकिन कोई भी सरकार नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई संस्था बने, इतनी ताकतवर कोई संस्था बने जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के अधिकारी आए, सभी प्रकार का प्रशासन आए और भ्रष्टाचार को रोका जाए। नहीं तो आप सोच के देखिए कितनी बार, 10 बार ये बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन ये एक्ट नहीं बन पाया। फिर 2011 में अन्ना हजारे के प्रयासों से एक मूवमेंट शुरू हुआ और उस मूवमेंट के अंदर देश के बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, इवन जन साधारण लोगों ने भी काफ़ी इसमें योगदान दिया। आज भी मुझे याद है जिस टाइम 2011 में अन्ना हजारे अनशन पर बैठे हुए थे, यहीं पर हम अपने सोनीपत का ही जिक्र कर लेते हैं। यहाँ पर कैंडल मार्च, सुभाष चौक से कैंडल मार्च निकाला गया था और हम खुद वहाँ पर दिल्ली में
अन्ना हजारे को सपोर्ट करने के लिए रेलगाड़ियों में लोग भर भर के जाया करते थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम पर जब इस संस्था को लाने के लिए इतने अच्छे प्रयास किए जा रहे थे। और उनके प्रयासों से 2013 में ये जो अधिनियम है वो पारित हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में, और ये एक्ट बन गया। लेकिन फिर भी दुख की बात है कि 2013 से लेकर अब 2020 आ गया है। अब जाके पहली बार लोकपाल संस्था के अंदर पहले सभापति को अपॉइंट किया गया है, जिनका नाम क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो बच्चों लोकपाल जो संस्था है वो कैसी संस्था है, उसके फॉर्मेशन क्या है, आपसे पूछी जा सकती है। तो जो लोकपाल संस्था है उसके अंदर कितने व्यक्ति होंगे, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, उसकी फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि ये किस प्रकार की संस्था है लोकपाल। तो ध्यान रखिए, एक ऐसी पावरफुल संस्था जो सजा देने का काम भी करती है, शिकायतें सुनने का काम भी करती है, मतलब एडवाइजरी नहीं है ये, इसके पास काफ़ी पावर्स हैं, फटाफट डिसीजन ले सकती है, इस प्रकार की संस्था है लोकपाल। तो इसके अंदर जो सदस्य हैं वो किस टाइप के हैं, कितने सदस्य हैं? तो इसमें एक सभापति और 8 इसमें क्या है? सदस्य हैं। ठीक है, कौन कौन है? देखिए, इसमें जो 4 सदस्य होंगे वो तो होंगे जुडिशियल, यानी उनकी जो पृष्ठभूमि होगी वो कैसी होगी? न्यायिक होगी। ठीक है, और 4 व्यक्ति होंगे वो अलग होंगे, एक एससी कैंडिडेट हो सकता है, एक एसटी हो सकता है, एक माइनॉरिटी से हो सकता है, एक ओबीसी हो सकता है। यानी यहाँ पर 8 सदस्य होंगे और एक सभापति होगा। जो सभापति होगा वो कैसा होना चाहिए? यहाँ पर जो सभापति होगा वो या तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसका रिटायर्ड जज होना चाहिए, या पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए, या अन्य न्यायाधीश होना चाहिए। यानी सभापति का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो फर्स्ट क्या है? जुडिशियल होना चाहिए। सेकंड, अगर वो ऐसा नहीं है, ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए जो सोसाइटी के अंदर काफ़ी प्रभावशाली व्यक्तित्व उसका हो। और कौन व्यक्ति सभापति के पद पर आ सकता है? देखिए, अगर कोई ऐसा पर्सन है जो एमिनेंट पर्सन है सोसाइटी का, उसका अपना बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब वो सरपंच, पंच, एमएलए, एमपी, उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल बैकग्राउंड उसका बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो जनसाधारण से है तो उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा वगैरह नहीं चलना चाहिए। ठीक है, और उसका अपना बिजनेस भी नहीं होना चाहिए, और उसकी जो मिनिमम जो एज होनी चाहिए वो 45 होनी चाहिए। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से है तो उसके पास कम से कम 25 ईयर का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब इस तरह का पवित्र व्यक्ति, बहुत अच्छा और एक्सीलेंट पर्सन ही सभापति बन सकता है। नो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन नहीं, वो जहाँ पर भी उसने काम किया है, मान लीजिए वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया है उसने, तो उसकी साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। ठीक है, उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। और देखिए, एज भी कितनी होनी चाहिए? कम से कम मिनिमम एज है 45। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से बिलोंग कर रहा है तो उसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए? 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस तरह का जो व्यक्ति है वो सभापति हो सकता है। ठीक है, लोकपाल का, लोकपाल जैसी संस्था का। दूसरे इसमें अन्य व्यक्ति कौन हो सकते हैं? जैसे कोई महिला हो सकती है, वो महिला न्यायाधीश भी हो सकती है, एससी कैटेगरी की हो सकती है, एसटी कैटेगरी की हो सकती है। ठीक है, माइनॉरिटी ग्रुप से हो सकता है एक व्यक्ति कहाँ से हो सकता है? एससी से, एक एसटी से, एक माइनॉरिटी ग्रुप से, एक ओबीसी से होना चाहिए। देखिए, ये 5 हो गए, लेकिन इसमें जो महिला होगी हो सकता है वो एससी ग्रुप से हो,
या फिर वो ओबीसी से हो, या कोई इसमें न्यायाधीश है वो एससी ग्रुप से हो या ओबीसी से हो, इस तरीके से। मतलब इसमें सदस्य 8 होंगे और एक सभापति होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस ये राइज होता है कि जो ये इसकी फॉर्मेशन है लोकपाल संस्था की, इसके अंदर इनकी जो अपॉइंटमेंट करेगा, जो नियुक्ति होगी, वो कौन करेगा। तो इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम है, ध्यान रखिए। और इस कॉलेजियम सिस्टम के अंदर कौन कौन होगा, पीएम इसके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। एक इसमें क्या होगा, न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, रिटायर्ड भी हो सकता है। एक इसमें क्या होगा कि लोकसभा का जो विपक्ष का नेता है वो होगा, और स्पीकर ऑफ लोकसभा वो इसके अंदर होंगे। तो ये कॉलेजियम सिस्टम जो है वो डिसाइड करेगा कि इसके अंदर किन किन सदस्यों को रखा जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति, एक और व्यक्ति इसके अंदर होगा, जो राष्ट्रपति जो है इन चारों लोगों के कहने पर राष्ट्रपति जो है उसकी नियुक्ति करेगा। तो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा जो है इनकी जो 8 सदस्य और एक सभापति हैं, इनको जो है चुना जाएगा, इनको जो है अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट कि कितने टाइम तक इनका टाइम पीरियड होगा, टर्नओवर जो होगा, कितने समय तक ये काम करेंगे। तो इनका जो सभापति का टर्नओवर होगा 5 साल या 17 ईयर्स, 70 साल, जो भी पहले हो। अगर ये 70 साल के पहले हो गए तो, नहीं तो 5 साल इनका कार्यकाल होगा। एक बात और ध्यान रखना, यहाँ जितने भी मेंबर्स हैं 8 और जो सभापति हैं, ठीक है, वो रिटायर होने के बाद कहीं पर भी किसी भी सरकारी संस्था में रिटायर होने के बाद कहीं पर भी ये सदस्य जो हैं काम नहीं करेंगे, किसी भी सरकारी लाभ पर या पद पर या कोई भी पॉलिटिकल पद इनको नहीं मिलेगा। मतलब एक बार चुनने के बाद ये दोबारा भी जो है निर्वाचित नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह की संस्था है लोकपाल। और ये सारी की सारी चीज़ें क्यों हैं, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। देखिए कमाल की बात है कि इसमें जितने भी बंदे लिए गए हैं, या तो वो जुडिशियल बैकग्राउंड है उनका, या उनका एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड है, और सभी तरह के व्यक्ति हैं इसमें, जो सभी जो जनता है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, महिला ग्रुप का। तो मतलब काफ़ी पावरफुल संस्था है, काफ़ी अच्छा काम कर सकती है, ठीक है। तो इसके कार्य क्या क्या हैं, क्या क्या काम करेगी ये, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्वासी जुडिशियल जो है संस्था है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये सम्मन जारी कर सकती है। डू यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सम्मन। सम्मन का मतलब क्या होता है, एक लीगल आदेश होता है जिसके तहत आपको अगर कोर्ट कहीं पर भी बुलाना चाहे या आपको कुछ दिखाने के लिए बोले तो आपको जाना होता है। तो सम्मन जारी करने का इसको क्या है, पावर्स है। दूसरी पावर्स क्या है इसके पास कि एफिडेविट के ऊपर ये आपकी गवाही ले सकती है, और आपके खिलाफ कोई वीडियो ऑडियो उसकी रिकॉर्डिंग कर सकती है। और जो ये लोकपाल संस्था इनके पास अपने कोर्ट होंगे, वो सज़ा देने का काम भी करेंगे। अब तक के इतिहास में भारत में इतनी पावरफुल संस्था कभी भी नहीं बनी है। और देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब कौन कौन से जो अधिकारी हैं, कौन कौन सा मंत्रालय जो है इसके अंतर्गत आएंगे। तो ध्यान रखिए, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, वो चाहे पूर्व हैं चाहे वो वर्तमान में हैं, वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। दूसरा, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के आंशिक पार्शियल जो वर्क हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए यहाँ से एक अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या प्रधानमंत्री इसके अंतर्गत आता है या प्रधानमंत्री इसके अंतर्गत नहीं आता। तो आपने अपने दिमाग में रखना है, कुछ पार्शियल एक्ट इसके आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। तो वो कौन कौन से कार्य हैं प्रधानमंत्री के जो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो वो कौन से नहीं आएंगे, एक तो जो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई फैसला पीएम ने लिया है वो, या दूसरे देशों के साथ कोई एग्रीमेंट या संधि समझौता कुछ भी हुआ है उससे रिलेटेड, इंटरनल जो सुरक्षा का मामला है
वो आएगा। डिफेंस से रिलेटेड जो मामला है वो भी इसके अंतर्गत आएगा। तो ये 3-4 ऐसे मामले हैं प्रधानमंत्री के जो लोकपाल संस्था के अंतर्गत नहीं आएंगे। अदरवाइज पीएम के जो अदर्स मामले हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। सभी प्रकार के जो यूपीएससी के जो कर्मचारी हैं वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। मान लीजिए अगर उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो ये इनकी देखरेख में, लोकपाल की देखरेख में वो मामला सुलझाया जाएगा। ठीक है। कोई भी केंद्रीय सेवाओं से रिलेटेड कर्मचारी जितने भी पोस्ट हैं, चाहे वो ए ग्रेड की, बी की, सी की सारी जो पोस्ट है केंद्रीय सेवाओं से रिलेटेड, अगर उनमें कोई भ्रष्टाचार होता है तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? लोकपाल के अंतर्गत आएगा। ठीक है। या फिर आप ये मान लीजिए पार्लियामेंट कानून से अगर कोई भी संस्था की स्थापना हुई है तो वो सारे के सारे जो अधिकारी हैं वो लोकपाल संस्था के अंतर्गत आएंगे। ऐसा नहीं है कि भारत में ही रहने वाले या अदर जो कंट्रीज़ हैं, बाहर रह रहे हैं, अमेरिका में, नेपाल में, लेकिन भारत सरकार के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं और उसके सिलसिले में वो वहाँ पर हैं, तो वो वाले अधिकारी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हैं वो भी लोकपाल के अंतर्गत आएंगे। एक खास बात देखिए, जो सीबीआई है वो भी लोकपाल संस्था के अंतर्गत आती है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि सीबीआई तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है। मान लीजिए कोई मंत्री है, उसके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा है तो सीबीआई तो उसका फेवर करेगी। अगर नहीं करेगी तो सीबीआई के उस कर्मचारी को क्या है, मंत्रियों के द्वारा उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस लोकपाल का जो अधिनियम है 2013, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि जांच के दौरान उस अधिकारी का, सीबीआई एजेंट का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा और उस दौरान सीबीआई जो है भारत सरकार के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, बल्कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? लोकपाल संस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो इतनी पावरफुल संस्था है ये, मतलब जुडिक्शंस जो इसका क्षेत्राधिकार जो वो कितना ब्रॉड है। इसमें तकरीबन सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी अधिकारी इसके अंदर आते हैं। और ये क्या क्या कर सकती है देखिए, अगर भ्रष्टाचार का कोई मामला है और भ्रष्टाचार में कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो इसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकती है। इसको संपत्ति कुर्क करने का भी अधिकार है। मान लीजिए किसी बंदे ने भ्रष्टाचार कर लिया, संपत्ति खा लिया, अब उसके पास पैसा नहीं है तो वो क्या, उसके लिए क्या किया जाए? तो इसके पास ये पावर है कि अगर उसकी कोई भी संपत्ति है तो उसकी नीलामी करवा सकती है ये, और उसको सज़ा भी दिलवा सकती है। बहुत पावरफुल जो है लोकपाल संस्था है जो, वो ये देख लीजिए सीवीसी की तरह काम नहीं करती। सीवीसी जो होता है वो क्या है, एक एडवाइजरी संस्था है, लेकिन इसके हाथ में सभी पावर्स है, सम्मन जारी करने की और क्या कहते हैं लीगल जो शपथ पत्र होता है, एफिडेविट होता है, उसके ऊपर गवाही वो करने का, रिकॉर्ड करने का, ऑडियो वीडियो किसी भी माध्यम से। और इसके जो न्यायालय होंगे वो फटाफट क्या है, सज़ा सुनाएंगे। और इसके न्यायालय के पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं, 12 महीने का और कम से कम 3 महीने के अंदर जो है फैसले जल्दी से जल्दी इसके न्यायालयों के थ्रू किए जाएंगे। तो आप सोच के देखिए, अगर ऐसी संस्था निष्पक्ष होकर काम करती है तो हमारे देश में से भ्रष्टाचार तो चुटकियों के अंदर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। लेकिन देयर इज़ सम लिमिटेशन, यहाँ पर भी कुछ लिमिटेशन है। वो कौन कौन सी है देखिए, लोकपाल स्वयं किसी प्रकार की सज़ा नहीं देगा, इसके द्वारा जो स्थापित किए गए कोर्ट है वही सज़ा देंगे। दूसरी बात, 7 साल से जो पुराना केस है उसकी जांच ये नहीं कर सकती। ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि देखिए हमारे देश के अंदर तो घोटाले के अब तक कितने कितने साल पुराने होते हैं। तब हमारे देश में घोटाला 10 साल पुराना हो जाता है, तब तो हमें उसके बारे में पता चलता है। तो 7 साल पुराने वाला जो केस है वो इसको सोल्व नहीं कर सकती। अगर किसी ने फॉल्स कंप्लेन दी है लोकपाल को तो उसके खिलाफ क्या है, 1 लाख रुपए जुर्माना और 1 वर्ष की सज़ा। तो थोड़ा सा लोग इससे क्या है, थोड़ा सा कतराएंगे कंप्लेन करने के लिए। अगर ऐसा ना हो भाई 1 साल की सज़ा और 1 लाख जुर्माना, तो बहुत सारे फॉल्स कंप्लेन भी आ सकती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो इसको क्या बनाती है, लोकपाल संस्था को थोड़ा सा सीमित कर देती है। तो आज हमने पढ़ा बच्चों कि लोकपाल की फॉर्मेशन कैसे होती है, कॉलेजियम सिस्टम होता है, कौन कौन से इसके अधिकार क्षेत्र हैं, और फिलहाल
जो लोकपाल का जो सभापति बना है उसका नाम क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। काफ़ी जानी मानी पर्सनैलिटी है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व रिटायर्ड जज हैं। मानव अधिकार आयोग के भी में भी काम कर चुके हैं और काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी है। ये मान लीजिए कि एक बार तमिलनाडु के अंदर एक केस आया था जो AIDAM के पार्टी से रिलेटेड थी। क्या नाम था उसका? शशि। तो उसको जो सज़ा दिलाने का काम किया था वो इन्होंने ही किया था। तो इस पद पर वैसे भी जितने भी बंदे अभी तक सेलेक्ट किए गए वो सारे ही काफ़ी जानी मानी पर्सनैलिटी है। जैसे एक लेडीज़ है जिसका नाम है अभिलाषा त्रिपाठी। ये मणिपुर के जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है और काफ़ी जानी मानी पर्सनैलिटी है। इसके अलावा दिलीप भोसले इलाहाबाद कोर्ट से बिलोंग करते हैं जो अब इसके अंदर लिए गए हैं। न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी और भी कई जाने माने व्यक्ति हैं जो काफ़ी ईमानदार और अच्छे इंसान हैं जिनकी अपॉइंटमेंट यहाँ पर की गई है। तो यहाँ से देखिए छोटे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहले लोकपाल के बारे में सिफारिश किसने की? तो ARC ने की, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। अच्छा, इसका नामकरण किसने दिया था लोकपाल का? तो लक्ष्मीमल सिंघवी, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, काफ़ी बड़े स्कॉलर हैं। तो कब इस पर एक्ट बना? तो ये अधिनियम लाया गया था 2013 में और इस पर राष्ट्रपति के साइन हुए थे 1 जनवरी 2014 को। और पहली बार जो सभापति का जो चुनाव किया गया है वो 2020 में किया गया है। ठीक है। इसका कॉलेजियम सिस्टम पूछा जा सकता है। इसके कॉलेजियम सिस्टम में कौन कौन होता है? तो PM, विपक्ष का नेता। अगर विपक्ष का नेता ना हो, जैसे अभी हमारे देश में ये प्रॉब्लम रही है कि 2 कार्यकाल ऐसे हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग विपक्ष हमारे सामने नहीं आया है, तो जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है उसका नेता हो सकता है यहाँ पर। ठीक है। तो ये जो है कॉलेजियम सिस्टम में होंगे। इसके मेंबर्स पूछे जा सकते हैं कौन कौन से हैं। तो इसके मेंबर्स जो हैं वो 8 हैं और एक इसका क्या होगा? सभापति। ध्यान रखना, जो सभापति है उसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए और उसकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 45 होनी चाहिए। ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था आज के लिए। धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।